साथियों, हिंदी नेटशाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की। उसी तैयारी के क्रम में हम यह प्रैक्टिस सेट्स के रूप में पुराने पेपर्स की सीरीज हमारी चल रही है। उसके अंतर्गत आज हम टीजीटी यूपी टीजीटी 2005 का पुराना पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। यह प्रश्न आपकी आगामी टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड परीक्षाओं सहित हिंदी विषय की सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी एवं महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। 9-2-11 होना क्या अर्थ है? 9-2-11 का शाब्दिक अर्थ है भाग जाना। पुलिस के पहुंचने से पहले आतंकवादी 9-2-11 हो गया। दूसरा, गीतिका के रचनाकार का नाम बताइए। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अपने इसी चैनल पर जो दूसरी बुक हमारी चल रही है वह चल रही है वस्तुनिष्ठ इतिहास, और उसके अंतर्गत हमने यह पढ़ चुके हैं कि गीतिका निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इनकी अन्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, तुलसीदास, जूही की कली, अधिवास, पंचवटी प्रसंग, भिक्षुक, विधवा, राम की शक्ति पूजा आदि। तो राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, ये सभी जो महत्वपूर्ण इनकी कविताएं हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। दिन प्रतिदिन चैनल की प्लेलिस्ट में नई नई रचनाएं, नई नई विषय सामग्री में जोड़ती जा रही हूँ। तो आप यदि पहली बार हैं चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा, चाहे DSSB, NBS, KBS या किसी भी राज्य से शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो इस चैनल की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है बिल्कुल आपके लिए बनी हुई है। नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से भी चैनल प्लेलिस्ट मैंने सेट कर दी है। तो बस आप प्लेलिस्ट को चेक करते रहिए। निरंतर अपनी तैयारी का मूल्यांकन पुराने पेपर के माध्यम से करते रहिएगा। प्रसाद पंत और मुकुटधर पांडे, इनकी रचनाओं को यहाँ नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि वस्तुनिष्ठ इतिहास में हम इनको पढ़ रहे हैं। तो जब दूसरे वीडियो में हम इन लोगों को पूरा व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ रहे हैं तो यहाँ अनावश्यक समय अपना व्यतीत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किस कृति के लेखक नामवर सिंह हैं? तो दूसरी परंपरा की खोज, यह नामवर सिंह की रचना है। भाषा और समाज, मार्क्सवादी आलोचक रामविलास शर्मा की रचना है और ये बहुतायत पूछी जाती है। आस्था और सौंदर्य, यह भी रामविलास शर्मा की ही पुस्तक है। और दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह की है जो बहुतायत पूछी जाती है। और कविता के नए प्रतिमान, इनकी ये दो कृतियां पूछी जाती है। और नामवर सिंह के ऊपर अलग से एक वीडियो मैंने डाल दिया है लेखक और लेखक परिचय वाली प्लेलिस्ट में, तो आप जरूर चेक करिएगा। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है? क्लिष्टत्व। सुंदर है विहग, सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदर में अधिक पदत्व नामक काव्य दोष है। तो इसमें अधिक पदत्व है, क्लिष्टत्व नहीं है। पहला अधिक पदत्व, सुंदर का इतना प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। सुंदर है विहग, सुमन, मानव तुम सबसे सुंदरतम, 3-4 बार सुंदर है, तो अधिक पदों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक का प्रयोग करके भी काम चल सकता था। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है। भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? ओछे की प्रीत, बालू की भीत। निशा निमंत्रण के लेखक कौन हैं? निशा निमंत्रण के लेखक हैं अमिताभ बच्चन के पिताजी हरिवंश राय बच्चन। अन्य प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, एकांत संगीत। तो मधुशाला से तो सभी परिचित होंगे। मिलन यामिनी, एकांत संगीत। निशा निमंत्रण के अलावा जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है इनकी आत्मकथा। कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। चारों क्रमबद्ध लगाने को भी आ जाते हैं और चारों में से कोई भी नाम दे के पूछ लिया जाता है कि यह आत्मकथा किसकी है। मैं आपको नाम बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर और दशम द्वार से सोपान तक। ठीक है, तो ये इनकी 4 आत्मकथाओं के 4 अलग अलग नाम हैं, अलग अलग बुक हैं इनकी। तो इसको याद जरूर आपको रखना है। पूछ लेते हैं वयम रक्षामः क्या है? तो वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखित उपन्यास है और इसको शीघ्र ही हम हमारे चैनल हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे। वर्तमान में यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के सिलेबस में यह निर्धारित है।
नेट के पाठ्यक्रम में शायद है, लेकिन एमए के पाठ्यक्रम में भी ये है। तो ये मुख्यतः एक उपन्यास है। फाड़ी नखन शब आंतड़ी ने रुधिर मवाद निकार, लेपत अपने मुख पे हरस प्रेत गणनार। इसमें कौन सा स्थायी भाव है? तो जुगुप्सा, घृणा उधो रही है। फाड़ के नाखूनों से सबको फाड़ के आंतड़ियां बाहर निकल गई, रुधिर से मवाद बह रही है। तो ये सब में जुगुप्सा, घृणा का भाव आ रहा है। अजो तरो ना ही तरो श्रुति सेवक एक रंग, इसमें अलंकार है श्लेष। ये बिहारी सतसई का प्रमुख दोहा है। बिहारी रत्नाकर, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जिसका संपादन किया है, बिहारी रत्नाकर, चैनल पे उपलब्ध है। अच्छे से हमने इन दोहों की व्याख्या करी है, आप देख सकते हैं। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि हैं, हम सभी इसको जानते हैं। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं सदल मिश्र। सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान है लल्लू लाल। इसमें 4 ऑप्शन है, चारों देखते हैं। लल्लू लाल का है प्रेम सागर। इंशाअल्लाह खां की है रानी केतकी की कहानी। सदा सुखलाल का है सुख सागर, ठीक है। और ये बिहार के रहने वाले थे। लल्लू लाल आगरा के थे और सदा सुखलाल दिल्ली के थे। अब ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ के थे, बाकी चीज़ मैंने आपको बता दी है। इसमें स्रोत दे रखा है साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, और ये हम पढ़ चुके हैं। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है दूसरे नंबर का उज्ज्वल, जिसमें 2 आधे जय का प्रयोग है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो ये यात्रा वृतांत है अज्ञे का। इसके अलावा इनका अन्य यात्रा वृतांत जो पूछा जाता है वह एक बूंद सहसा उछली और बहता पानी निर्मला। ये इनके यात्रा वृतांत हैं जो बार बार पूछे जाते रहते हैं। कौन सा रेखा चित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? मंटो मेरा दुश्मन, ये नहीं है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क का है। और अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये सभी महादेवी वर्मा के हैं। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्रनाथ अश्क का है। उपेंद्रनाथ अश्क नगरीय भाव को लेकर रचना करने वाले रचनाकार हैं। अब इनको आपको सुमेलित करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं क्या है? मैंने अभी आपको बताया, यह आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन की। आवारा मसीहा क्या है? आवारा मसीहा जीवनी है शरदचंद बाबू की, और इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक ये डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार यह रेखा चित्र है, महादेवी वर्मा का है। तो आपके क्लियर हो गए। आगे बढ़ते। कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास और पल्लव। कामायनी और साकेत दोनों हम अपने चैनल पे पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि ये महाकाव्य हैं ही। प्रिय प्रवास अब आपको इस तरीके से भी लगाना है। प्रिय प्रवास तो हिंदी का खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। बचा पल्लव, तो पल्लव महाकाव्य नहीं है। फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध रचना है। अन्य है युग की गंगा, नींद के बादल, आग का आईना, समय समय पर, अपूर्वा इत्यादि। अपूर्वा पर इन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। फूल नहीं रंग बोलते पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिला है। लेकिन भले ही इन्हें अपूर्वा पर साहित्य अकादमी मिला हो, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल अपनी युग की गंगा और फूल नहीं रंग बोलते, इन 2 कृतियों के लिए ज़्यादा परीक्षा में पूछे गए हैं। अब भरत मुनि का जो सूत्र है उसके जो व्याख्याकार हैं और उनके जो सिद्धांत हैं उनको उनके साथ सुमेलित करना है। भट्टलोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट का देखिए अभिनव गुप्त का है अभिव्यक्तिवाद। अब यहाँ पर मम्मट इन्होंने भले ही दे दिया हो, लेकिन आचार्य मम्मट का काव्य प्रकाश ग्रंथ है, यहाँ होना चाहिए भट्टनायक। इसकी जगह यहाँ पर भट्टनायक होना चाहिए, क्योंकि भट्टनायक का भुक्तिवाद है। 4 व्याख्याकार हैं उनके, भरत मुनि के रस सूत्र के 4 व्याख्याकार हैं, लोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, आप इसे काट के लिख लीजिएगा। यहाँ पर कहीं दिया है व्याख्या में, तो चेक करते हैं। हाँ जी, ये दे रखा है भट्टनायक, बाकी इसको हम पढ़ चुके हैं तो गलती की संभावना है नहीं। अब हमारे भक्ति साहित्य में जो सिद्धांत हैं उनको सुमेलित करना है परस्पर। 1 सेकंड रुकिएगा आप लोग। बेटा सो नहीं, अपना अपना दूध पी लो।
गिलास उठा के दूध दोनों में बाद में अभी बात नहीं करती, चुपचाप पी लो। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है, अद्वैतवाद के कौन है। इसमें जो व्याख्या दे रखी है वो गलत दे रखी है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये जो व्याख्या है ये आपको नहीं देखनी है, मैं आपको बता रही हूँ, उस हिसाब से आप चलेंगे। अद्वैतवाद के प्रवर्तक शंकराचार्य हैं, विशिष्टाद्वैत के रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद के मध्वाचार्य। मतलब ये जिस तरीके से लिखे हुए हैं ये उसी तरीके से सही कूट भी है, ठीक है। तो उत्तर में तो सही दे रखा है तीसरा, लेकिन व्याख्या गलत दे रखी है। जो लिखे हुए हैं सबके सामने सही लिखे हुए हैं, यानी जो लिखा हुआ है वही सही है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन क्या है, तसव्वुफ, ठीक है। अब इसकी ज़्यादा व्याख्या आपको रामचंद्र शुक्ल के जहाँ हमने सूफी काव्य पढ़ा है वहाँ पे इसकी व्याख्या दे रखी है। उस बुक में हम पूरा पढ़ चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल की बुक का लिंक मैं दे दूँगी, आप लोग उसने अभी तक नहीं पढ़ी है तो फटाफट से पूरी बुक आपको पढ़नी है। और महत्वपूर्ण प्रश्न उसमें कौन से हैं, क्या परीक्षा उपयोगी, ये सब मैंने निशान लगाते हुए व्याख्या करते हुए आपको समझा दिया। इसके अलावा वस्तुनिष्ठ इतिहास, पुराने पेपर, नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, RPSC, NVS सबके पेपर उपलब्ध हैं, बस आपको प्लेलिस्ट को चेक करते रहना है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से शून्य से शिखर तक की यात्रा हम कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत बिल्कुल प्रारंभिक स्तर से हम हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हैं, और वह बुक आपको हिंदी बुकशाला चैनल पर मैं करवा रही हूँ। कुछ इस फ़ोन में थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ रही है, जिसकी वजह से आपकी कक्षाएं न रुकें, इसीलिए मैं उसको आपको हिंदी बुकशाला पर करवा रही हूँ। यदि 1-2 दिन वीडियो नहीं आ पाए तो पिछले इतने वीडियोस में डाल चुकी हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी किसी भी प्रकार से बाधित नहीं होगी। तो सही उत्तर है तसव्वुफ। कौन सा कथन असत्य है, रीतिबद्ध धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो वो रीति काव्य है। रीतिबद्ध धारा के कवियों को आचार्य कवि कहा जाता है, हाँ, उन्होंने संस्कृत के कवियों का जो है अनुसरण किया, शुक्ल की बुक में बहुत अच्छे से देख गए। बिहारी रीति सद्ध धारा के प्रतिनिधि कवि हैं, बिल्कुल सही है। केशव रीति मुक्त धारा के कवि हैं, बिल्कुल गलत, क्योंकि केशव को तो रीतिकाल का प्रवर्तक कवियों में कई लेखकों ने, विद्वानों ने माना है, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और इसी तरीके का जो प्रश्न है वो पुराने NVS के पेपर में भी यही प्रश्न लगभग पूछा हुआ है। हिंदी का प्रथम पत्र उदंत मार्तंड कहाँ से प्रकाशित होता था, तो उदंत मार्तंड जो है यह साप्ताहिक पत्र था, और उदंत मार्तंड प्रकाशित होता था, साप्ताहिक पत्र था ये, क्योंकि जो दैनिक पत्र था वो तो समाचार सुधावर्षण था, यह एक साप्ताहिक पत्र था। पूरा देख लेते हैं, बार बार पूछा जाता है। इसकी अभी 1826 से 1867 के बीच तक ये चलता रहा, और इसके नवल किशोर जो थे ये इसके संपादक थे। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, ये अभी नेट के पेपर में हालिया में पूछा गया, कृत्तिवास रामायण। और इस रचना को जब मैंने आपको पढ़ाया था चैनल पे तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी थी। आगे देख लेते हैं, कलकत्ता में फोर्ट कौन सा कवि दूसरा सप्तक में सम्मिलित नहीं था, मुक्तिबोध। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपके जो सप्तक हैं, तार सप्तक हैं, कौन से तार सप्तक में कौन सा कवि सम्मिलित है, ये आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। एक ना एक प्रश्न तो आएगा और इसके लिए आपको इसे याद करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है, वैदेही वनवास, पथिक, रसज्ञ रंजन, भारत भारती। तो रसज्ञ रंजन यह निबंध संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। कल परसों ही निबंध गद्य विधा पढ़ी थी तो उसमें हमने इसे देखा था। किस पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, तो कवि वचन सुधा के थे, क्योंकि सरस्वती के तो बाद में द्विवेदी हो गए, कवि वचन सुधा के हो गए भारतेंदु जी। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका 1884 में बनारस से प्रकाशित हुई, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। इनके द्वारा संपादित अन्य पत्रिकाओं में है हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 बनारस से, तथा बाला बोधनी बनारस से
1874 में प्रकाशित हुई। यह महिलाओं की प्रथम पत्रिका थी। सरस्वती के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। नागरिक प्रचारणी पत्रिका के संपादक वेणी प्रसाद थे तथा सुकवि के संपादक गया प्रसाद शुक्ल स्नेही थे। जयमयंक जस चंद्रिका के रचयिता का क्या नाम है? तो जयमयंक जस चंद्रिका ये मधुकर कवि इसके रचयिता हैं। इसकी रचना 1186 में की गई थी। भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश है। तो भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश और जयमयंक जस चंद्रिका किसकी है? जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर की है। और नरपति नाल की है विशलदेव रासो और नल सिंह की है विजयपाल रासो। तो भट्ट केदार और मधुकर कवि में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हम हो जाते हैं क्योंकि जयमयंक जस चंद्रिका मधुकर की है और भट्ट केदार की है जयचंद प्रकाश। संतन को कहा सीकरी सो काम बार बार कर चुके हैं। कुंभन दास की है संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जावत पन्हैया टूटी बिसर गयो हरिनाम अष्टछाप के वयोबद्ध कवि हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? 1631। इस संबंधित ये रामचरितमानस हम बुकशाला पर पढ़ रहे हैं। नए विद्यार्थियों को बता दूं कि इसी चैनल का दूसरा भाग भी है हिंदी बुकशाला। आप YouTube पे सर्च करेंगे हिंदी बुकशाला, आसानी से मिल जाएगा। अन्यथा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर वीडियोस देखें। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। वो नया चैनल आप ही के लिए किताबें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से मैंने बनाया है, अवश्य देखें। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? चिंतामणि को। कोई भी बुक उठा के देख लीजिए, आपको ये सब जगह ये प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ व्याख्या के लिए है नहीं क्योंकि वस्तुनिष्ठ इतिहास हम पढ़े आए हैं, शुक्ल हम पढ़े आए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी पढ़ी हुई हैं। फिर भी नए परीक्षार्थियों को कहूँगी कि परीक्षा में कम समय बचा है तो वस्तुनिष्ठ को आधार बना लीजिए जो बुक में करवा रही हूँ। पुल्लिंग शब्द है सूचीपत्र, किताब, गंगा और संसद। तो सूचीपत्र। सुआगत में कौन सी संधि है? सुधन आगतम में यण संधि है। जय पराजय में कौन सा समास है? दोनों पद प्रमुख हैं तो द्वंद्व समास। सही शब्द छाटना है तो दूसरा कवियत्री। सही वाक्य चुनिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है एक ही सहारा। लोकोक्ति को चुनना है। कहाँ भोज कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अंक भरना, तूती बोलना, तो जिसमें नाना आता है वो मुहावरे रहते हैं, पर आस्तीन का सांप भी मुहावरा ही है। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लोकोक्ति में कोई ना कोई कहानी अवश्य जो है छिपी होती है। किस उपन्यास का कथानक भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है? झूठा सच, तमस, आधा गांव। इनका तो है कर्मभूमि का नहीं है। कर्मभूमि का लगभग किसानों पर आधारित है। और किसका है? प्रेमचंद का है। झूठा सच किसका है? यशपाल का है। तमस भीष्म साहनी का है, हिंदी बुकशाला पर पूरा पढ़ चुके हैं। आधा गांव राही मासूम रजा का है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। झूठा सच और आधा गांव दोनों हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ेंगे। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है? तो यह कहानी विधा की रचना है। और हिंदी की कहानियों में प्रथम कहानी किसको माना जाए? जब भी यह विवाद उठता है तो इस कहानी की वहाँ पर चर्चा होती है। तो सभी प्रश्न हम आज के इस प्रश्न पत्र में नहीं कर पाएंगे क्योंकि 125 के करीब इसमें प्रश्न हैं। तो आज सिर्फ हम 50 प्रश्न इसमें से करेंगे। 41वें नंबर का देख लेते हैं। यशपाल की आत्मकथा कौन सी है? सिंहावलोकन। यशपाल की झूठा सच उपन्यास बहुत फेमस है और इसके अलावा इनका सिंहावलोकन यह जो है आत्मकथा है। 3 खंडों में प्रकाशित है, 51, 52 तथा 55 में। ये यशपाल साहित्य सृष्टा होने के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे हैं। फलतः इस कृति में व्यक्तिगत जीवन के साथ क्रांतिकारी दल के कार्यों का लेखा जोखा भी है। रीतिकाल की विशेषताओं के संदर्भ में से एक विशेषता गलत है, उसका चयन कीजिए। तीसरी, आप रीतिकाल में प्रकृति का आलम्बन रूप में वर्णन हुआ है, बिल्कुल ही गलत है। उद्दीपन रूप में वर्णन हुआ है। रीतिकाल में आप बिहारी के दोहे पढ़िए। झीने पट में झुलमुली झलकत ओ अपार, सरतरु के मध्य सिंधु में रसत सपल्लव डार। नायिका के सौंदर्य का वर्णन प्रकृति क्या है? उद्दीपन के रूप में कर रही है, बढ़ा रही है उसको। रीतिकाल अलंकरण की प्रधानता है, सही है। ब्रजभाषा प्रमुख है, सही है। लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता, ये भी सही है। लगभग अभी पूछा था वैसा ही है। सैयद इब्राहिम किस कवि का उपनाम है? रसखान का। लोग हैं लागे कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, ये किसकी है? यह है घनानंद की। लोग हैं लागे कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत, घनानंद की है। ये अति सूदो सन्हे को मारक, जा में नेक सयानपन बांक नहीं, यह भी
घनानंद की है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। चौथा सप्तक में संकलित कवयित्री हैं सुमन राजे। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्राइस्ट। 1800 में कलकत्ता में स्थापित हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती कहानी सर्वप्रथम कहाँ और कब प्रकाशित हुई? 1900 में सरस्वती में प्रकाशित हुई और 1903 में सरस्वती में ही शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय प्रकाशित हुई। भारवी द्वारा रचित कीराता रुजिनियम का प्रधान रस है वीर रस। वीर रस इसका प्रधान रस है। अब यहाँ पर संस्कृत के प्रश्न आ गए, कल करेंगे इनको। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? वैदर्भी रीति की। इसी के साथ 50 प्रश्न आपके हो गए हैं। कुल इस पेपर में है 125 प्रश्न, तो बाकी के प्रश्न हम करेंगे कल के इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा जल्दी मैंने आपको इसलिए करवाया क्योंकि इनमें से कोई भी प्रश्न नया नहीं था। ये सारे प्रश्न हम वस्तुनिष्ठ इतिहास बुक में कर आए हैं और बहुत धीरे धीरे करके आए हैं, अच्छे से व्याख्या करते हुए। तो बार बार एक ही चीज़ पे दो बार समय हमें नहीं देना है, परीक्षा नज़दीक है, उस हिसाब से जल्दी चलना है। साथ के साथ बुकशाला चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ कल इसके दूसरे भाग के साथ ही साथ बुक के रूप में वस्तुनिष्ठ इतिहास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।